हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। ऑलरेडी मैं 2 केस स्टडीज़ डाल चुका हूँ। ये हमारी तीसरी केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 7। ठीक है, फटाफट से आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, फटाफट से इसको सॉल्व करवा देता हूँ। देखो, इसके अंदर आपको एक बात बता दूँ, इस वाली केस स्टडी में हमें थोड़ा केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो मोस्टली क्वेश्चन है 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इसके, वो केस स्टडी से रिलेट करते हैं। बाकियों में हमने केस स्टडी इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि उसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे थे जो केस स्टडी से रिलेट करते थे। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए क्या किया था, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। यहाँ पर भी मैं आपका टाइम बचाऊंगा, समराइज फॉर्म में मैं आपको फटाफट से बता दूंगा ये क्वेश्चन कहता क्या है। देखो, एक पार्टी है एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसकी एक डीलर है जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो उसका नाम है मैसर्स रतनलाल सन्स। और यहाँ पर एक और पार्टी है जो बायर है, मिस्टर नाजीर। मिस्टर नाजीर एक बायर है, मैसर्स रतनलाल सन्स जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, और गाड़ी बनाने वाली कंपनी का नाम है एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, अब सुनना, मिस्टर नाजीर जो है वो हमारे रतनलाल सन के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे एक गाड़ी चाहिए जो एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड बनाती है और मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। तो जो मैसर्स रतनलाल सन्स कहते हैं कि वैसे तो हम 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है मिनिमम डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का पीरियड लेके चलते हैं कि कल को अगर कोई एबनॉर्मल रीजंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से हम मैक्सिमम 6 महीने में तो अपनी आपकी डिलीवरी कर ही देंगे। तो मिस्टर नाजीर को ये बात ठीक लगती है और वो क्या करता है, बुकिंग करवा देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने तो लगेंगे। ठीक है भाई, तो इसके अंदर यही पूरी बात बताई गई। उसका तीसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है, इसके अंदर ये बोला जाता है कि 3 महीने निकल जाते हैं, मैसर रतन फेल कर जाता है गाड़ी को डिलीवर करने में, और उसके बाद मिस्टर नाजीर जो है बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यार गाड़ी दे दो, प्लीज़ गाड़ी दे दो, और मिस्टर नाजीर को कोई भी जवाब नहीं दिया जाता रिप्रेजेंटेटिव्स और मैसर रतनलाल एंड सन्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कहता है 6 महीने भी निकल जाते हैं, उसके बाद भी गाड़ी नहीं मिलती। तो मिस्टर नाजीर क्या करता है, वो मेल लिखता है एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड को, मतलब डायरेक्टली कंपनी को, और कंपनी को, लेकिन उसको वहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर थक हार के मिस्टर नाजीर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को मेल लिख देते हैं, एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड का, और मैसेज और प्रेसिडेंट जो है वो रिप्लाई देता है कि सॉरी फॉर द ग्रीवेंसेज, और मैं अपनी सेल्स टीम्स के साथ बात करता हूँ। डिस्पाइट ऑफ द एश्योरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, गाड़ी उसको फिर भी नहीं मिलती। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक लेटर मिलता है एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर नाजीर को, और ये बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारी बुकिंग्स आ गई, और मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से हम डिले हो गए हैं, 2 महीने से और डिले हो जाएंगे, और आपको रिवाइज प्राइस के बेसिस पे, क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपको रिवाइज प्राइस के बेसिस पे जो है अब आपके प्राइस रिवाइज करे जाते हैं और आपको डिफरेंशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो भाई मिस्टर नाजीर तो इससे बहुत गुस्सा हो गए, बहुत दुखी हो गए। ठीक है, तो मिस्टर नाजीर ने कुछ बातें बताई एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये बोला गया कि मिस्टर जो एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड है वो पैसेंजर गाड़ी बनाने में जो है सबसे बड़ा धुरंधर है। पैसेंजर गाड़ी बनाता है, पैसेंजर कार बनाता है। ठीक है, पैसेंजर कार बनाता है और वो धुरंधर है, उस मार्केट का बिग प्लेयर है। दूसरी बात, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और उसके पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। ठीक है भाई, अपने उनके कॉम्पिटिटर्स की कोई औकात नहीं है, और उन्होंने थोड़े दिन पहले ही एक त्रिशा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी एक्वायर किया है। ठीक है, जो लॉस मेकिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उसके अलावा कहता है कि अब वो हायर प्राइस चार्ज करना चाहते हैं क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन में है, जैसा आपने पढ़ा भी कि वो बिगेस्ट प्लेयर है, उस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, मार्केट शेयर है, तो वो डोमिनेंट पोजीशन में है और वो हायर प्राइस चार्ज करना चाहते हैं। ऐसा मिस्टर नाजीर को लगता है कि वो अपनी डोमिनेंस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोला गया, ठीक है, और मिस्टर नाजीर ये कहते हैं कि उनके हिसाब से कॉम्पिटेटिव मार्केट के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा नाजीर का पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बना लेना। इसके अलावा क्या क्या कंसर्न्स रेज करे गए मिस्टर नाजीर के द्वारा मैं आपको बता दूं। मिस्टर नाजीर ने ये बताया कि एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड अब्यूज़ करा अपनी पोजीशन को, प्राइस को फिक्स करने के लिए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा किया, और उसके बाद जो भी खर्चा हुआ उसको जो है हमारे ऊपर बाइंड करा है, और जीएसटी का जो रिडक्शन हुआ है उसका भी बेनिफिट हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स उसने बताई कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा, दूसरा जीएसटी का रिडक्शन, ठीक है, और वो फायदा भी पास ऑन नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें उसने बताई, और उसको उसके हिसाब से एंटी कॉम्पिटेटिव टर्म्स है बायर्स के लिए, और जो एट लार्ज मार्केट एट लार्ज है, कंज्यूमर्स की जो मार्केट एट लार्ज है, उसको बहुत इफेक्ट पड़ेगा जो हरकत करी जा रही है एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन समराइज में। आइए एमसीक्यू के साथ देखते हैं कि किस तरीके से हम जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेज ऑफ मिस्टर नाजीर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पक्का गलती करेंगे। आपको लगेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं भाई, यहाँ पर कंपटीशन कहाँ पर इफेक्ट हो रहा है ये बताओ ना मुझे। कंपटीशन तो कहीं पर भी इफेक्ट नहीं हो रहा, ना ही कोई एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट किया गया है किसी के द्वारा भी। ठीक है, आप बोलोगे अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, कोई अब्यूज़ नहीं किया उसने, कोई अब्यूज़ नहीं किया उसने। जेन्युइनली उसकी डिमांड बढ़ी है, जेन्युइनली उसकी डिमांड बढ़ी है, और दूसरी बात उसकी वजह से प्राइजेज में चेंजेस आए हैं। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू था मिस्टर नाजीर का जो उसने दिया। ठीक है, आप उसको सच थोड़ी मान लोगे, आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। उसने क्या बोला कि उसकी डिमांड बढ़ गई है जिसकी वजह से प्राइस चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कंज्यूमर एट लार्ज है, यहाँ इंडिविजुअल कंज्यूमर है जिसका नाम है मिस्टर नाजीर, तो उन्हीं को नुकसान हो रहा है। और जो हमारा क्वेश्चन है वो सिर्फ इस बारे में बात करता है कि मिस्टर नाजीर और मैसर्स रतनलाल एंड सन्स जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था जिसका ब्रीच कर दिया गया मैसर्स रतनलाल एंड सन्स के द्वारा। तो किसके पास जाओगे भाई, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के पास जाएगा ये बंदा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया हो, ना समझ आया हो तो भाई
कंपटीशन एक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, एनालाइज करके पढ़िएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अंडर विच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 द ग्रीवेंसेज ऑफ मिस्टर नाजीर कैन बी एग्जामिन। कहता है कौन से प्रोविजंस कंपटीशन एक्ट के मिस्टर नाजीर को फॉलो करने चाहिए। तो भाई अगर हम वैसे आंसर देखें तो यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ सेक्शन नंबर 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। लेकिन अभी आप इसको इससे रिलेट कर देना कि भाई यहाँ तो हम किसके पास हम मैंने आपको केस लॉ पढ़ाया था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि कंपटीशन एक्ट आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में नहीं जा सकते, आप जा सकते हो। हर बात को लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना ज़रूरी नहीं है। जब इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं तो वो वहीं पर जाते हैं जो कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये तो हमें पता चली गया कि इस प्रोविजंस को ही हर्ट करता है वो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मिस्टर नाजीर स्टेटेड दैट इट इज़ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल इशू बट इट इन्वॉल्व्स द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कार बायर्स हु डू नॉट हैव रिकोर्स टू इफेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय सच ऑटो मैन्युफैक्चरर्स फॉर इम्पोजिंग एंटी कॉम्पिटेटिव टर्म्स ऑन द बायर्स। वट वुड बी हिज प्राइम इंटेंशन इन स्टेटिंग सो। भाई उसकी प्राइम इंटेंशन यही होगी कि अगर थर्ड का कि द कंडक्ट ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट कंड्यूसिव टू द मार्केट एज इट अफेक्ट द लार्जेस्ट। मैंने आपको ऊपर ही बताया था जब हम वो पढ़ रहे थे कि लार्जेस्ट कंज्यूमर इफेक्ट हो रहा है इससे। ठीक है, तो मैंने जब समरी बताई थी केस स्टडी की तो वहाँ पर ये बात बोली हुई थी कि लार्जेस्ट कंज्यूमर हो रहा है। तो यही वो बात कहना चाहते हैं मिस्टर नाजीर भी कि ये जस्टिफाइबल से मेरे लिए नहीं है, यहाँ पर लार्जेस्ट कंज्यूमर जो होते हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा मिस्टर नाजीर ने कहा। और वही बात हमने लिख दी कि सी इसका आंसर होगा। द कंडक्ट ऑफ कार मैन्युफैक्चर इज नॉट कंड्यूसिव टू द मार्केट एज इट अफेक्ट द लार्जर कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। अगला पॉइंट, लेट मिस्टर नाजीर अप्रोच द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर हिज ग्रीवेंसेज एंड यू आर द पर्सन इन कमीशन टू टेक द डिसीजन। मान के चलो अगर मिस्टर नाजीर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चले भी जाते और अगर मैं वहाँ पर कमीशन का पर्सन होता, तो मैं किस तरीके से चेक करता अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को, किस तरीके से चेक करता। तो यहाँ पर आपको स्टेप्स में आंसर देने हैं। तो यहाँ पर चारों ही आंसर ठीक है, लेकिन आपको स्टेप्स बताने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स ठीक है। ठीक है, पेपर में क्या लिखा होगा आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन गिवन होंगे और उसमें A B C D A ऐसे करके 4 ऑप्शन लिखे होंगे और उनमें से आपको जो भी करेक्ट होगा 1 2 3 4 में से वो आपको देना होगा। यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें ये देखना है वेदर द एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एंटरप्राइज की डेफिनेशन में भी एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड फॉल करता है, तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर डिफाइन रेलेवेंट मार्केट की डेफिनेशन देखनी है कि किस रेलेवेंट मार्केट में वो फॉल करता है, सेकंड ये हो जाएगा। फिर थर्ड हमें ये देखना है कि एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड डोमिनेंट है या नहीं है। ठीक है, पहले डोमिनेंस होगी तभी तो पता चलेगा अब्यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। और फोर्थ आपको ये देखना है द कंडक्ट ऑफ अब्यूजिव है या नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपका आंसर बता देता हूँ, CDAB आर द स्टेप्स जो फॉलो करा जाएगा कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, मान के चलो मिस्टर नाजीर अप्रोच कर जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मान लिया, एंड यू आर द पर्सन इन कमीशन, और मैं कमीशन में बंदा बैठा हूँ, टू टेक अ डिसीजन इन द मैटर एंड अकॉर्डिंग टू यू इट परटेन्स टू वर्टिकल एग्रीमेंट। अगर वो वर्टिकल एग्रीमेंट है तो आपका क्या सीक्वेंस है चेक करने का। तो सबसे पहले इसके अंदर आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रखा है, मैसर्स रतनलाल एंड सन्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में और कंपनी के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रखा है क्या वर्टिकल लेवल का। तो सबसे पहले तो ये चेक किया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट ये चेक किया जाएगा कि क्या मैसर्स रतनलाल एंड सन्स एंड एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड ने कोई एग्रीमेंट एंटर किया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड एंड मैसर्स रतनलाल एंड सन्स हैव एग्रीड टू सम इशूज़ विच आर एंटी कॉम्पिटेटिव इन टर्म्स ऑफ क्या, और जो टर्म्स उन्होंने डिसाइड किए हैं वो एंटी कॉम्पिटेटिव है या नहीं है। और चौथा पॉइंट यही होगा कि वेदर देयर इज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन ड्यू टू द एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट। तो ये 4 स्टेप्स होंगे जो फॉलो करे जाएंगे कमीशन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, BADC, दैट्स इट। इसके बाद इफ़ यू थिंक डेलिनेशन ऑफ रेलेवेंट मार्केट इज नेसेसरी टू एग्जामिन द फैक्ट्स ऑफ द केस देन व्हाट शुड बी द रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट इन दिस केस। मैंने आपको ऊपर ही चीख के बता दिया था रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या माना जाएगा इस कंपनी का, मार्केट फॉर पैसेंजर कार। ये पैसेंजर कार की मार्केट है, ठीक है, क्योंकि वो पैसेंजर कार बेचता है तो उसकी मार्केट ये इफेक्ट होगी। मिस्टर नाजीर सबमिटेड दैट एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड इज डोमिनेंट मार्केट प्लेयर इन द रेलेवेंट मार्केट। इफ़ यू एग्री विद दिस सबमिशन व्हाट वुड योर रीजनिंग। कहता है क्यों आपको ऐसा लगता है कि उसकी डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में, उसकी डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में। भाई सबसे बड़ी बात, इन ये सारी चीज़ें तो उसमें थी कि ब्रांड है, लार्जेस्ट है, वो है, कंज्यूमर पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड पे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो वो केस स्टडी में लिखा हुआ है कि कंज्यूमर फुल्ली डिपेंडेंट है इसी बंदे के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जब कोई कंज्यूमर आपके ऊपर, आपका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हो लेकिन फिर भी अगर कंज्यूमर आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट ना हो तो हो सकता है कि हो सकता है भाई उसको और भी हो। लेकिन ये जो है इन चारों ऑप्शन को जब आप देखते हो, जब भी आप MCQ करते हो तो आपको बेस्ट ऑप्शन चुना होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, कंज्यूमर आर डिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात यही है कि कंज्यूमर आपके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि आप डोमिनेंट मार्केट प्लेयर हो। अगर हाँ इसकी जगह कुछ और होता तो हम ये लिख सकते थे कि उसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, ये इसका उसके पास सेकंड अप्रोप्रिएट आंसर मार्केट शेयर वाला आंसर होता मेरे ख्याल से। ठीक है,
एट्थ एमसीक्यू क्या कहता है, गिवन द फैक्ट्स दैट एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड एंड मैसर्स रतन एंड सन्स इज कन्विंस विद ईच अदर हैव डिलेड द डिलीवरी ऑफ द बुक्ड पैसेंजर कार टू मिस्टर नाजीर एंड रिवाइज द प्राइस ऑफ द सेट कार, इट कैन नॉट बी द केस ऑफ कार्टिलाइजेशन। कार्टिलाइजेशन तो नहीं है इनके बीच में, ये बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों मैसर्स रतन एंड सन्स डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में और उसके बीच में कोई कार्टिलाइजेशन तो नहीं है कि हम डिले कर देते हैं डिलीवरी में और उसके बाद प्राइस बढ़ा लेंगे, ऐसा तो कोई कार्टेल मुझे नजर नहीं आ रहा डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बहुत सिंपली है, द फैक्ट डज नॉट रिवील एन एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड विद अदर कार मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिफ्थ प्राइस। जब आपने केस स्टडी मैंने आपको बताई तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि किसी भी तरीके का डिमांड मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से प्राइस और बाद में प्राइस चेंज हो गए, ये रीज़न था। किसी तरीके का एग्रीमेंट नहीं था उन दोनों के बीच में प्राइस को फिक्स करने का, तो इसलिए इसको कार्टिलाइजेशन नहीं बोला जाएगा और इस वाली बात से हमें पता चल गया। ठीक है। नाइन्थ, इन केस ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर दैट मिस्टर नाजीर शुड अप्रोच द अप्रोप्रिएट फॉरम विच वट वुड बी योर रिएक्शन। कहता है इन केस अगर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर दे देता, मतलब आप तो मिस्टर नाजीर तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चले गए, ठीक है, तो इस केस में अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि आप अप्रोप्रिएट फॉरम पे जाओ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। मेरा रिएक्शन तो बिल्कुल ठीक होगा, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन इज राइटली ऑर्डर सो बिकॉज द एलिगेशंस ऑफ मिस्टर नाजीर डज नॉट रेज एनी कॉम्पिटिशन कंसर्न्स इन द मार्केट। मतलब इसकी वजह से कॉम्पिटिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जैसा कि ऊपर मैंने फर्स्ट पॉइंट पे आपको रीजनिंग दे दी थी। ठीक है। अगला, इफ यू थिंक दैट एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड हैज अब्यूज इट डोमिनेंट पोजीशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट ऑफ एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड इज अब्यूजिव इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 4। कौन सा, अगर आपको लगता है कि अब्यूज हुआ है डोमिनेंट पोजीशन का, तो इनमें से कौन सा कंडक्ट एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड का आपको लगता है कि अब्यूजिव है सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से। तो अगर इसका आंसर मैं आपको बताऊं, नॉट गिविंग अ डिलीवरी, ये अब्यूजिव नहीं है क्योंकि डिमांड की वजह से नहीं दिया। दूसरा, प्रेसिडेंट ने जवाब नहीं दिया, ये भी नहीं होगा रीजन। एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड नॉट पास द टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट ना देना, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन तो नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दी अबव होगा। दैट्स इट। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या कहता है, डू यू थिंक दैट द कंसर्न्स रेज बाय मिस्टर नाजीर कैन बी एग्जामिन्ड थ्रू द प्रोविजंस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। कहता है इफ यस एक्सप्लेन द स्टेप्स। तो सबसे पहले तो यहाँ एक्सप्लेन द स्टेप्स बताने हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली नो नहीं लिखना, आपको सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 में जाना है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बारे में लिखना है, उसके फैक्टर्स के बारे में लिखना है, जो आपको पेज नंबर 1.23 पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक लास्ट में लाइन लिखनी है कि डिले जो हुआ है डिलीवरी का, वो एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट की वजह से नहीं हुआ, वो डिले जो हुआ है वो अब्यूजिंग ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की वजह से नहीं हुआ, वो डिले इसलिए हुआ है क्योंकि डिमांड नहीं थी। वो वाली लाइन लिख देनी है कि डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई, और वो सीरियस कंसर्न्स भी हो सकते हैं, तो हम इसको कॉम्पिटिशन एक्ट के हिसाब से नहीं देखेंगे। सेकंड क्या कहता है, डू यू थिंक दैट नॉट गिविंग डिलीवरी ऑफ बुक्ड कार्स विद इन द श्योर टाइम विदाउट एनेबलिंग द प्रोविजंस इन द बुकिंग फॉर्म इज टेंटामाउंट टू imposition of unfair conditions and revision of the price of the vehicle with effect from the date booking tantamount to imposition of unfair prices on Mr. Nazir, examine the given situation in terms of provision of Competition Act 2002। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड पॉइंट में हमें आंसर क्या लिखना है, सबसे पहले सेकंड पॉइंट में हमें सेक्शन नंबर 4 ही लिखना है कि डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ वाली बात। उसके अलावा आपका आंसर इसमें नो होगा। क्यों नो होगा, क्योंकि ये ब्रीच है दो पार्टीज़ के बीच में, और आपको जो चैलेंज करना है वो चैलेंज आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में करना है, कॉम्पिटिशन एक्ट में नहीं करना है। इसका आंसर बहुत ही सिंपली यही होगा जो मैंने ऊपर से 4-5 बारी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। लास्ट, व्हाट इज द रेलेवेंट मार्केट। रेलेवेंट मार्केट की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज आर में लिखी हुई है ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और रेलेवेंट मार्केट इसकी क्या है, मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था, जो मार्केट फॉर पैसेंजर कार इज द रेलेवेंट मार्केट ऑफ एक्सएमसी प्राइवेट लिमिटेड। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा ये केस स्टडी भी खत्म होता है। बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे होम, स्टे सेफ।